हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको भारतीय संविधान के 3 टॉपिक कवर करूंगा, जो कि पहला है अधिकार, मौलिक अधिकार, दूसरा है नीति निर्देशक तत्व और तीसरा है मौलिक कर्तव्य। इन तीनों को आप जब एक साथ पढ़ते हैं तो आपको कई सारे कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर होते हैं। तो इसलिए इनको तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इन तीनों को पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक शब्द से परिचित होना चाहिए, जो है राज्य। राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई है, जिसमें काफी बड़ा बताया गया है कि राज्य को हम किस किस के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अंतर्गत भारत सरकार आती है, संसद आती है, राज्य की सरकारें आती हैं, राज्य का विधानमंडल आता है, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के जितना भी कंपनी हैं वो आती हैं, सभी विश्वविद्यालय जो सार्वजनिक हैं, मतलब राज्य के अंतर्गत हम उसको कंसीडर करेंगे जितने भी वित्त पोषित सरकार द्वारा या अर्ध या पूर्ण रूप से हैं, तो उनको हम राज्य के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। तो जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के अंगेष्ट में मिलते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य को भविष्य में क्या करना है इसके बारे में बताते हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो व्यक्ति को बताते हैं कि आपको राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है। तो इन तीनों का जो इर्द गिर्द है वो राज्य के अंतर्गत ही घूमता है। तो इसलिए हमें राज्य शब्द को अच्छे से परिचित होना चाहिए। अब हम शुरुआत करेंगे मौलिक अधिकार को, कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय मतलब नागरिकों का कवच बोला जाता है, इसको हम भारतीय संविधान के भाग 3 में पढ़ने को मिलता है। यह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। इनको नागरिकों का कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास शक्ति होगी वह उसका दुरुपयोग करता है। तो इसलिए राज्य के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है तो यह इसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसी को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। इसलिए इसको हम नागरिकों का कवच बोल सकते हैं, क्योंकि यह राज्य से बचाता है जिससे राज्य इसका हानि ना कर सके। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये न्यायालय में सीधे इनको लेकर जाया जा सकता है, मतलब ये न्यायालय में वाद योग्य हैं। इनको भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक नियम था जिसमें राजा ने अपने प्रजा के लिए एक बहुत अच्छा काम किया था। इसके जो स्रोत है, मतलब इसको लिया कहाँ से गया है, यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है और कराची अधिवेशन जो कि हुआ था कांग्रेसों का 1931 में, उसमें इसके बारे में बताया गया था। वर्तमान में 6 अधिकार बचे हुए हैं। पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, जो कि 31 अनुच्छेद में एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसको अब रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब सिर्फ 6 अधिकार बचे हुए हैं। अब तक में जो मौलिक अधिकार है उनमें जो संशोधन हुआ है वो है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब एक विधिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 300 ए में इसको जोड़ दिया गया है। विधिक अधिकार का मतलब होता है कि इसको विधि द्वारा अधिकार दिया गया है। अब मतलब अगर सरकार चाहे तो इसको कोई भी छोटा सा कानून बनाकर इसे खत्म भी कर सकती है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में बदला गया था। इसका सैद्धांतिक आधार क्या है? सैद्धांतिक आधार मतलब इसको बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, तो ये अब संशोधनीय माने जाते हैं। शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे इसके केस हैं जो कि प्रचलित हैं, जैसे पहला है शंकरी प्रसाद केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मौलिक अधिकार को बदला जा सकता है। लेकिन दूसरा जब केस आता है जिसका नाम था गोलकनाथ वाद, गोलकनाथ जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि
मौलिक अधिकार को नहीं बदला जा सकता। अनुच्छेद जो 368 है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं आते। लेकिन जब अगला केस आता है जिसको हम केशवानंद भारतीवाद बोलते हैं, इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको बदला जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो है संविधान का मूल ढांचा का। मतलब संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसको बदले बगैर आप संविधान में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार अब मौलिक अधिकार को भी संशोधनीय माना जाने लगा है। इसके बाद देखते हैं इसके अधिकार कौन कौन से हैं। तो अब तक हमारे पास जो अब बचे हैं अधिकार वो हैं 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। पहला जो है वो है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। शोषण का विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28। संस्कृति व शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचार जो है वो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। तो आप इनको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है समता का अधिकार। इसको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया है। पहला जो अनुच्छेद है वह 14, इसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता मतलब कि कानून सबके लिए बराबर होगा, मतलब कानून के आगे सब लोग बराबर हैं। लेकिन विधि के समान संरक्षण मतलब कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून भी बनाया जा सकता है। जैसे गरीब या कोई अलग जाति या अलग धर्म या फिर कोई अलग व्यक्ति या कहीं अलग जो स्थान है उसके लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। तो यह एक सकारात्मक जो अनुच्छेद है उसको माना जाता है। लेकिन जो विधि के समान समानता है उसको हम नकारात्मक भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून उपयुक्त नहीं हो सकता। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के साथ साथ जो निजी कंपनियां हैं जैसे दुकान, होटल, रोड या सार्वजनिक स्थल, ये भी भेदभाव नहीं करेंगे। इसी में बताया गया है महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बताया गया है। साथ में आरक्षण जो बताया गया है वो शिक्षण संबंधी आरक्षण भी इसमें बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 16। इसमें बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को कोई भी अवसर अगर होगा तो सबके लिए समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन निवास संबंधी कोई भी शर्त लगाई जा सकती है। जैसे उत्तराखंड है या फिर जो हिली एरिया है जहाँ जैसे वहाँ की अगर बढ़ ही नहीं रही कोई भी हाइट, तो उनके लिए हाइट कम किया जा सकता है। जैसे कोई भी नौकरी है सैनिकों की, तो इस तरह आप निवास संबंधी कई सारे शर्त लगा सकते हैं। लेकिन सभी के लिए अवसर की समानता इस अनुच्छेद 16 में बताया गया है। साथ ही इसमें आरक्षण जो SC ST OBC जो नौकरी में दिया जाता है और EWS का जो आरक्षण है वो भी अनुच्छेद 16 में ही बताया गया है। अगला अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 17। इसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत निश्चित है। यह एक एब्सोल्यूट यानी कि इसका कोई भी अपवाद नहीं है। इस अनुच्छेद का यह एकदम एब्सोल्यूट अधिकार माना जाता है। इसके अनुसार जो छुआछूत है वह एक प्रकार का दंडनीय अपराध माना जाता है। तो इसके लिए फिर कई सारी जो सरकारें आई हैं समय समय पर अधिनियम बनाए हैं। जैसे एक 1955 में बना, उसके बाद फिर 1976 में बनाया गया। तो 1976 वाला अब तक चल रहा है। उसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा, जैसे महाराजा, राजा या सर। लेकिन उनको पुरस्कार
जैसे कि भारत रत्न, परमवीर, ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। 15 से 18 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनको याद करने के लिए आप डाउट शब्द को याद कर सकते हैं। जैसे डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी और टी से है टाइटल। अब है अधिकारों का वर्गीकरण कि कौन कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और कौन कौन से अधिकार दोनों के लिए है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों के लिए है। बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए है। अगला अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को बोलने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता इंक्लूड किया गया है। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में भ्रमण की स्वतंत्रता, देश में कहीं बसने की स्वतंत्रता, लेकिन यह एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कहीं भी बस सकते हैं। इसके लिए अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं। किसी भी शहर में व्यवसाय व आजीविका की अधिकार रहेगा। अगला जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार में जीवन, दोष सिद्धि और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 20, दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण, मतलब कि अगर आपके प्रति दोष सिद्ध हो गया है तो कौन कौन से आपको संरक्षण मिलेंगे। पहला है कि दंड वर्तमान कानून के तहत दिया जाएगा, न कि जो भूतकाल में था, जो और न कि जो भविष्य में कानून बनाया जाएगा उसके तहत आपको दंड नहीं दिया जाएगा। एक अपराध के लिए केवल एक बार ही आपको सजा दी जाएगी। साथ ही आपको स्वयं को आपके खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जो 21 है एक काफी विस्तृत अनुच्छेद है। इसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती रही है। इसके अंतर्गत जीवन रक्षा का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, नींद का अधिकार, बिजली का अधिकार, गरिमामय जीवन, मतलब काफी बड़ा इसको विस्तृत बनाया गया है। जितने भी अभी अनुच्छेद 21 को अभी भी विस्तार किया जा रहा है। जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ भी ऐड करना होता है तो ऐड कर देती है। इसमें जो प्रमुख केस है वो है पहला मेनका गांधीवाद, जो कि विदेश जाने से संबंधित था, और दूसरा है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे नगर निगम, जो कि जीवन का अधिकार के संबंधित था। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 21 का ए, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह जो आया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से ऐड किया गया था। बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था, जो कि फिर 2010 में लागू हो गया था। उसके बाद जो नया अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसमें बताया गया है गिरफ्तारी के संरक्षण पर नियम बताए गए हैं कि अगर आपको गिरफ्तारी हो रही है तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। इसमें आने जाने का समय इंक्लूड नहीं किया जाता। आपको मनपसंद वकील के सलाह लेने की भी आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि जो मानव दुर्व्यापार है और बेगारी व बलात् श्रम पर बैन रहेगा, मतलब मानव की खरीद फरोख्त
नहीं की जाएगी। बिगारी मतलब फ्री का काम नहीं करवाया जाएगा। और बलात् श्रम मतलब छोटे बच्चों से श्रम नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 24 बताता है कि कारखानों में बाल श्रम पर निषेध रहेगा। मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में कार्य करना एक कानूनी दंडनीय अपराध होगा। इसके बाद नया जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बताया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार को आपकी स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कोई भी धार्मिक कार्य है तो आपको उसको प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता दी जाती है। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 27, इसमें बताया गया है कि धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। मतलब जो सरकार है वो आपसे टैक्स नहीं लेगी किसी भी धर्म को बढ़ाने या कम करने के लिए। अनुच्छेद 28 बताता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी। और अगर वह सरकारी स्कूल है या फिर वित्त सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कूल है या कॉलेज है तो वह जो शिक्षण संस्थान होगा उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आपका पर्सनल संस्थान है तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा इंक्लूड कर सकते हैं। अगला है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, मतलब कल्चर बचाने के लिए। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विथ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, उनको उनके अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन कर सकते हैं। जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो या तो रिलीजन बेस पर हों या फिर लैंग्वेज बेस पर वो अपने लिए स्कूल की स्थापना कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं या फिर उसको स्कूल को चला सकते हैं, अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 30 यह बताता है। उसके बाद है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा को बताया था, क्योंकि अगर आपको जितने भी अभी अधिकार बताए गए हैं उनका हनन होता है तो यही आपको मौलिक अधिकारों के हनन पर आपको यह सुरक्षा की गारंटी देता है। इसमें आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। कुछ और अनुच्छेद हैं जैसे अनुच्छेद 33 जिसमें सुरक्षा बलों के अधिकार सीमित करने की संसद की शक्ति होगी। मार्शल लॉ प्रभावित होने पर अधिकार सीमित हो जाएंगे। मतलब अगर कहीं किसी भी क्षेत्र पर मार्शल लॉ लगा हुआ है जो कि सैनिकों द्वारा लगाया जाता है तो वहाँ पास आपके अधिकार जो हैं वो सीमित हो सकते हैं। अनुच्छेद 35 जो है वो है कि कानून बनाने की संसद के पास शक्ति होगी। उसके बाद है न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। पहला जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब व्यक्ति को सात शरीर प्रस्तुत किया जाए कोर्ट में। उसके बाद है परमादेश, मतलब कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं तो अगर कोर्ट कुछ भी आदेश देता है उसको मानना पड़ेगा। ये परमादेश है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी कोर्ट आदेश दे सकता है। इसके बाद अगला जो है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब किसी भी सरकारी अधिकारी से कोर्ट ये पूछ सकता है कि आपको इस पद पर अधिकार किसने दिया है, मतलब आप इस पद पर किस अधिकार से इस पद पर अधिशील हैं। उससे जांच पड़ताल कर सकते हैं या फिर उसको पदच्युत कर सकते हैं। अगला जो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब कि निचली अदालतों से केस को
उछली अदालतों में मंगा लेना। जैसे कोई उच्च न्यायालय में कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने यहाँ मंगवा ले। अगला जो है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, मना कर देना। जैसे निचली अदालतों में कोई भी केस है तो उसको सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कि आप इसकी सुनवाई ना करें, ये सीधे हमारे पास आना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रतिषेध है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे मना कर सकती है, निचली अदालतों को किसी भी मामले पे सुनवाई न करने को कह सकती है। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब व्यक्ति को सशरीर कोर्ट में पेश किया जाए। परमादेश मतलब कि हम आदेश देते हैं कि ऐसा हो। ये जो अधिकार परीक्षा है, किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो अधिकारी है कि आपको इसने मतलब किसने अधिकार दिया इस पद पर बैठने के लिए। उत्प्रेषण मतलब कि निचली अदालतों से ऊपर केस मंगवा लेना। और प्रतिषेध मतलब जो निचली अदालतें हैं उनको किसी भी केस के लिए मना कर देना। अब आता है नीति निर्देशक तत्व। इसको राज्य का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। मतलब कि पथ प्रदर्शक मतलब कि राज्य इसको देखकर आगे बढ़ेगा। यह बताया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। संविधान में यह भाग 4 में बताया गया है। यह लिया कहाँ से गया है? यह स्पेन और आयरलैंड से लिया गया है। यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मतलब इनके हनन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। जिस प्रकार मौलिक अधिकार को लेकर आप जा सकते हैं सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र स्थापित करना। मतलब इसका उद्देश्य है कि समाज जो हो वो एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित कर सके। इसे लेकर कई विद्वानों के जो कथन है, जैसे भारतीय संविधान की नवीन विशेषता, इसे जो कहा गया है, जैसे डीपीएसपी को भारतीय संविधान की नवीन विशेषता कहा गया है। संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है इसे। प्रोफेसर केटी साय ने कहा था कि डीपीएसपी एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होगा। केसी हुयर ने कहा था कि लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है। और सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि पवित्र आकांक्षाओं का यह एक पवित्र आकांक्षा है, मतलब कि यह हमारी जो इच्छा होगी भविष्य में उसके बारे में ये बताया गया है। डीपीएसपी को वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत। गांधी जो समाजवादी सिद्धांत हैं वो 38, 39, 39 का ए, अनुच्छेद 41, 42, 43 और 43 का का या 47। गांधीवादी जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 40, 43, 43 का खा, 46, 47, 48। इसी प्रकार उदारवादी सिद्धांत भी हैं 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51। इनको हम उदारवादी सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं एक एक करके सभी अनुच्छेद को। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत किस किस विभाग या कौन कौन आएगा। उसके बाद अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है ये बताया गया है। उसके बाद फिर आर्टिकल 38 में बताया गया है कि लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाना। आर्टिकल 39 में बताया गया है कि राज्य के अनुसरण हेतु नीति सिद्धांत। 39 का ए, पुरुषों व स्त्रियों के लिए आजीविका, संसाधन व स्वामित्व का वितरण, धन व उत्पादन का विकेंद्रीकरण, मतलब कई सारे इसमें बताए गए हैं। सबसे जो मेन है, जैसे 39 का ए, जिसमें बताया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता। 42 में बताया गया है कि काम की न्याय संगत दशा।
व प्रसूति को सहायता। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, सभी को मजदूरी मिलेगी। 44 जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट रहता है, जिसको समान नागरिक संहिता कहा जाता है, मतलब सभी व्यक्ति के लिए सभी समान कानून। आर्टिकल 45 में बताया गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा व देखभाल। 46 में SC ST व अन्य कमजोर वर्गों के हितों में अभिवृद्धि। 47 पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार। 48 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। 49 में बताया गया है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण यानी अलग अलग रहेंगे। और 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं यहाँ पास कि मौलिक अधिकार और DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही है, पहला कि यह परिवर्तनीय यानी कि इसे हम वाद योग्य बोल सकते हैं, यानी कि कोर्ट में इसको लेकर हम जा सकते हैं, बल्कि DPSP को आधार नहीं माना गया। मौलिक अधिकार जो है वो नकारात्मक है, मतलब कि ये जो राज्य के खिलाफ मिले हुए तो यानी कि ज्यादा नकारात्मक है, बल्कि जो DPSP है यह सकारात्मक इसको माना जाता है, क्योंकि यह जो राज्य है उसको एक पथ प्रदर्शक के रूप में दिए गए हैं, इसलिए इसको हम सकारात्मक बोलते हैं। निजी व्यक्ति और राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं ये, और यह राज्य पर सकारात्मक दायित्व सौंपते हैं। इसको लोकतंत्र स्थापित करने के लिए और नागरिकों के अधिकार देता है, और यह सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करता है। इसको लेकर कई सारे फैसले भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि DPSP और मौलिक अधिकार में कौन बड़ा कौन किस प्रकार से। देखिए यहाँ पास पहला जो है चंपकम दुराईराजन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार DPSP से ऊपर है। उसके बाद गोलकनाथवाद में बताया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन संभव नहीं है। केशवानंद भारतीवाद में भी बताया गया कि DPSP लागू करने के लिए संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। उसके बाद आता है 1980 में मिनर्वा मिल्सवाद, जिसमें मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक बताया गया, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, या भी कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते। अगला है नागरिकों की प्रतिज्ञा या मौलिक कर्तव्य। यह नागरिकों के लिए दिया गया है कि आपको इतने अधिकार या फिर जितना भी आपको कुछ दिया जा रहा है तो कुछ आपके भी कर्तव्य हैं जो कि आपको राज्य के प्रति करना है। यह भाग 4 के का में एक जोड़ा गया था अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। यह स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिश पर बनाया गया था। अनुच्छेद 51 का इसका जो स्रोत है वो है पूर्व सोवियत संघ यानी कि जो अब रूस है। यह भी नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब अप्रवर्तनीय है, इनको लेकर आप सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले जो 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 11वां जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य सुझाव दिए थे, लेकिन अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो यहाँ पास देखिए कौन कौन से मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं। पहला है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना, भारत की संप्रभुता व एकता अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा करना, सद्भाव व भाईचारे को बढ़ाना, सम्मिश्रित संस्कृति को समृद्ध या विरासत को सहेजना, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक संसाधनों वन, झील, नदी एवं पर्यावरण को बचाना, वैज्ञानिक सोच व मानवता का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का त्याग करना, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना,
और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक द्वारा शिक्षा का अवसर देना। ये सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। तो इस प्रकार से 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको दिए गए हैं। सबसे लास्ट में यह है कि जो अधिकार हैं, यहाँ पास देख सकते हैं अधिकार का गोला है, यह नीति निर्देशक तत्व है और यह है कर्तव्य। तो आप अब तीनों को हम एक साथ मिले हुए मान सकते हैं कि इन तीनों जो एक दूसरे के सब पूरक माने जाते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध कवच प्रदान करता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के तरफ पथ पर मार्गदर्शन करता है और मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। इसलिए यह जो तीनों हैं भारतीय शासन का एक मूल दर्शन के रूप में इसे हम कह सकते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा जो टॉपिक। पहला था मौलिक अधिकार, दूसरा था नीति निर्देशक तत्व और तीसरा था मौलिक कर्तव्य। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक अच्छा सा आप कमेंट भी करिएगा कि वीडियो में क्या सुधार की आवश्यकता है। थैंक यू।